नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नाथ पे। जी हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं, वर्दी सीरीज जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चला रहा हूं और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 3 पार्ट 2 ये आज मैं सीरीज लेके आया हूं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, हर प्रश्नों की एक विस्तृत व्याख्या होगी और मैं इस व्याख्या को, इस सीरीज को, इस प्रैक्टिस टेस्ट को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों के लिए, उन हर एक भाई बहनों के लिए दो लाइनें कि अगर जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत की जो आजमाइश होती है वो जुए में होती है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर सफलता चाहिए आपको, अगर इस बार सोच रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आप क्या हो जाएं, उसमें आप सिलेक्ट हो जाएं, सिलेक्शन आपका हो, तो आपको गुलाम बनना पड़ेगा। किसका गुलाम? मेहनत का गुलाम बनना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत का गुलाम बनना पड़ेगा, आपको बिल्कुल बनना पड़ेगा, आपको जी जान लगानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का जो हमारा हिंदी प्रैक्टिस सीरीज है, इसका पहला प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, पहला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो द्विवेदी युग है वो उसका नामकरण किया गया है। किसमें जो किया गया है वो शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पे किया गया है, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पे किया गया है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो है ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करूंगा। जो द्विवेदी युग है, जी हां, ये जो द्विवेदी युग आपको दिख रहा है, ये जो द्विवेदी युग है, इसका ये जो युग है यह 1900 से लेके 1918 के मध्य माना जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1900 से 1918 तक जो युग रहा है वो कौन सा रहा है, तो वो हमारा रहा है द्विवेदी युग रहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इस युग का नाम क्या पड़ा है, द्विवेदी युग पड़ा है। द्विवेदी जी को खड़ी बोली हिंदी का क्या बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। किसको जाता है? द्विवेदी जी। कौन द्विवेदी जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जी हां, द्विवेदी युग के अगर हम प्रमुख कवियों की बात करें तो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तो ही है, साथ साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सिया राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, ये ऐसे कवि हैं जो द्विवेदी युग से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि हमारे कौन कौन से कवि द्विवेदी युग से बिलोंग करते हैं। तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मैथिली शरण गुप्त, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, ये सभी कवि, ये सभी रचनाकार क्या रहे हैं, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। और द्विवेदी युग का जो युग है वह 1900 से 1918 के मध्य माना जाता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया। और अगर हम हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास होता है हिंदी में, तो वो कब से शुरू होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो द्विवेदी युग से शुरू होता है। जी हां, हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास है वह कब से शुरू माना जाता है, तो वह द्विवेदी युग से शुरू हुआ माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न आज का है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। जी हां, प्रश्न है प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या जयशंकर प्रसाद को। तो यहां पे जो राइट आंसर है वह है सुमित्रानंदन पंत। जी हां, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे बोला जाता है, बिल्कुल दोहराइए। वीडियो जब आप देख रहे हो उस वक्त भी आप बोलते हुए पढ़िए, क्योंकि जब आप बोलते हुए किसी चीज को पढ़ते हैं तो साइंस कहता है कि उस वक्त हमारा जो ब्रेन होता है वो
ज्यादा एक्टिव रहता है, जो हमारा नॉलेज होता है, जो एक लर्निंग पावर होती है, जो लर्निंग कैपेसिटी उस वक्त की होती है, वो ज्यादा स्थायी मानी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोल के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कभी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं। आपके हर एक प्रश्नों का कोशिश किया जाएगा कि हर प्रश्नों का आपको जवाब दिया जाए। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए फ्रेंड सर्किल में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो हर एक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपको बताना है जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्हें किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिनी के लिए, समर्पण के लिए, युगचरण के लिए या माता के लिए? यहां पे जो आपका राइट आंसर है वह है दोस्तों हिमतरंगिनी। जी हां, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। हिमतरंगिनी के लिए ही माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको दिया गया था? तो यह दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किस रचना के लिए दिया गया? तो दिया गया है हिमतरंगिनी। ये आपको एक लाइन बताएं, बहुत ही फेमस लाइन है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। क्या लाइन है! बिल्कुल ये लाइन किसकी है? कभी ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है, ये दो लाइन लिख दी जाए कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये किसकी लाइनें हैं? ये लाइनें हैं किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। समझ में आया ना मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में ना आए तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय जो आने वाला विराम होता है, जो ठहराव होता है, उस ठहराव को, उस विराम को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां ऑप्शन दिया गया है, यति कहते हैं, तुक कहते हैं, गढ़ कहते हैं या गति कहते हैं। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वह है आंसर ए फॉर अमेरिका। जी हां, उसे क्या बोलते हैं? उसे यति बोलते हैं, और यति का मतलब ही होता है विराम या ठहराव। ध्यान रहेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है? विराम या ठहराव। तो ध्यान रखिएगा कि जब छंद पढ़ते समय विराम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं यति बोलते हैं। यहां पे कौन सा आंसर सही होने वाला है? यहां पे ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। छंद पढ़ते समय जो विराम होता है उसको यति बोलते हैं। यति का मतलब ही होता है विराम या ठहराव। और एक पॉइंट और आपको यहां पे ऐड करके बताऊंगा कि जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं, जी हां, जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम गति बोलते हैं। यहां पे एक और आपको आंसर मिल गया। अगर बाई द वे यह प्रश्न आ जाता कि छंद पढ़ते समय आने वाला विराम जो होता है उसे तो यति बोलते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। बट अगर यह प्रश्न आए कि जिस राग से हम छंद को पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसे हम बोलते हैं गति बोलते हैं। अब ऐसे कंडीशन पे हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? तब डी। लेकिन यहां पे प्रश्न है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या बोलते हैं? तो यति बोलते हैं। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने भेद हैं? रस के कितने भेद हैं? 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? तो जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? रस के 9 भेद होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए रस के कितने अंग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि रस के 4 अंग होते हैं। भेद आपके 9 होते हैं। रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के 9 भेद होते हैं। जी हां, 9 भेद होते हैं। बट अगर यह पूछ ले प्रश्न कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आप उत्तर क्या देंगे? तो आप उत्तर देने वाले हैं कि रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है हमारा विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव और चौथा होता है स्थायी भाव। ध्यान रहेगा ना? बिल्कुल ध्यान रखना होगा। नोट करते रहिए, नोट्स बनाइए। कौन कौन से? विभाव,
अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये 4 अंग होते हैं। और रस के भेद की अगर हम बात करें तो रस के कितने भेद होते हैं, तो वो भेद होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 9। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, वो वाला रस ना समझिएगा जो चाय में सुबह सुबह डिप करके आराम से खाते हैं, बिल्कुल उस रस की बात नहीं हो रही है। यहां पे बात हो रही है साहित्य में। ये मॉर्निंग वाला रस और ब्रेड नहीं है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है? तो यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है, किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति जो होती है, या साहित्य की जो मिठास होती है, या किसी फल का जो स्वाद होता है उसे रस बोल देते हैं। जैसे कहते हैं भैया चलो रस पी लिया जाए, जूस पी लिया जाए, तो ये तो वो वाला रस नहीं है। यहां पे साहित्य में रस की बात हो रही है। तो यहां पे साहित्य में मिलने वाला जो आनंद अनुभूति होती है, जो खुशी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वही हमारा अर्थ होता है साहित्य में रस का। तो यहां पे ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने में पाठक मतलब समझते हैं ना पढ़ने वाला, और श्रोता मतलब सुनने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं? काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से जो पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रस बोलते हैं। और रस को ही काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राण तत्व या आत्मा माना जाता है। किसको? रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। बिल्कुल। और रस को अगर हम बात करें रस की उत्पत्ति की, तो जो रस की उत्पत्ति है वो सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है भरत मुनि को। किसे जाता है? भरत मुनि को रस की उत्पत्ति का सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय हम किसको देते हैं? भरत मुनि को देते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी है। किसमें दी है? नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस की परिभाषा दी है। और रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में होता है। किस उपनिषद में होता है? यह भी प्रश्न आपका आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अब अगर यह प्रश्न आ जाता कि रस जो है वो किस उपनिषद में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, कहां पे इसका जो है वर्णन मिलता है, तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि तैत्तिरीय, जी हां तैत्तिरीय, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, तैत्तिरीय उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? तो रस का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। रस की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी है? भरत मुनि ने दी है। किस पुस्तक में दी है? अपने किस काव्य में दी है? किस ग्रंथ में दी है? तो उन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में भरत मुनि ने सर्वप्रथम रस की परिभाषा दी है। समझ में आ गया ना? रस क्या होता है? रस को जो है पढ़ने या सुनने या नाटक को देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे मेरे प्यारे दोस्तों रस बोलते हैं। चलिए, तो यहां पे आपका आंसर सही हो गया, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। रस जो होता है, साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो साहित्य से मिलने वाली जो आनंद अनुभूति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वही हमारा रस का अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले। जी हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है। जी हाँ, कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर कौन सा अलंकार होता है? अंतयोक्त अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है, अतिशयोक्त अलंकार होता है, या दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, जब किसी बात को, किसी कथन को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कौन सा अलंकार? उसे हम बोलते हैं अतिशयोक्त अलंकार मेरे प्यारे दोस्तों। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है। तो अतिशयोक्त अलंकार को बताने के लिए बहुत बेहतर उदाहरण है, आपने जरूर कभी ना कभी साउथ की मूवीज देखी होंगी। और साउथ की मूवीज में क्या होता है? 200-400 हमारे विलेन होते हैं, एक हीरो होता है वो भी निहत्था होता है। लेकिन जैसे ही और वो जो हमारे विलेन होते हैं उनके पास AK-47, AK-56 बहुत सारे हथियार, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। लेकिन एक बार जैसे हमारा क्या करता है हीरो, अपना पैर पटका कि सब के सब उड़ जाते हैं। क्या है वो? वही अतिशयोक्त है। ये रियल लाइफ में या वास्तविक जीवन में नहीं संभव है, ये सिर्फ रियल लाइफ में संभव है। क्योंकि
अतिशयोक्त का मतलब ही होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है अतिशय प्लस उक्ति। जी हां, जो अतिशयोक्त वर्ड है या दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशयोक्त किसके बना है? अतिशय प्लस उक्ति। ध्यान रखिएगा, अतिशय प्लस उक्ति। तो अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। अतिशय का मतलब क्या होता है? यह होता है बढ़ा चढ़ाकर। एवं जो उक्ति होता है इसका मतलब होता है कथन। तो जब किसी बढ़ा चढ़ा करके कथन को कहा जाए, किसी कथन को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अतिशयोक्त बोलते हैं। अब यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। एक एग्जांपल है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, भाग गए निशाचर भाग। यहां पे ध्यान दीजिएगा, लाइन बोली गई कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में भी आग भी नहीं लगी, लंका सगरी जल गई, लंका पूरी पूरी जल गई और क्या हुए? निशाचर भाग गए। ये क्या है? ये असंभव सी बात कही है। जब तक अभी लगभग नहीं किया है, अरे हनुमान जी के जब पूंछ में आग लगी थी तभी तो लंका जली थी। ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, बिल्कुल फेंक दिया गया। जिसको इकट्ठे कर पाना बड़ा मुश्किल है, वही तो अतिशयोक्त अलंकार होता है। जिसको समझन ना आए कि क्या कहा जा रहा है, बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, वही तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? वही अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो समझ में आ गया होगा अतिशयोक्त अलंकार क्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। आपको बताना है कि चार जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा कथन आपका गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, समास तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, या संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन डी जो हमारा यहां पे सही है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, जो हमारा ये कथन चार दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन डी चौथे नंबर पे हमारा ये जो कथन लिखा है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है, या कथन गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं उनके मन में आया होगा, अरे सर तो गलत बोल दिए आप, बिल्कुल गलत बोल दिए, संधि में तो दो पक्षों का मेल ही तो होता है। तो जरा रुकिए, बिल्कुल, अरे जरा रुकिए, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, बल्कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, बल्कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो समझ में आया ना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। जी हां, इससे पहले के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में मैंने तत्सम और तद्भव को डिफाइन किया है। आप पहले के वीडियोस में अगर जाकर के देखेंगे तो जरूर आपको बेहतर कॉन्सेप्ट दिया गया है। मैं ज्यादा यहां पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो कर्ण शब्द का तद्भव शब्द है वह कौन है? कान है, कर्म है, करण है, या कार्य है? तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, कर्ण शब्द जो है, इसका तद्भव शब्द जो है वह क्या है? वह है हमारा कान। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है गो। जी हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। चीर, चीर का अर्थ क्या है? चीर, चीर का अर्थ क्या है? ऑप्शन है चार अक्षर, पुराना, कपड़ा, किला, कास, नया या पुराना। आपको बताना है ये दो शब्द है, चिर और चीर, इन दोनों का अर्थ किस वाले ऑप्शन में सही है? इस वाले में, इस वाले में है ये, या इस वाले में है, या इस वाले में है? आपके सामने चार ऑप्शन, तो यहां पे आपको बताना है सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, चिर का मतलब होता है, चिर का मतलब होता है पुराना, चिर का मतलब पुराना, और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है? वह होगा बी। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। तो यहां पे ऑप्शन आपका पुराना कपड़ा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या गया है? कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट, वसन या वासन। तो
तो यहां पे वस्त्र का मतलब भी कपड़ा होता है, पट का मतलब भी कपड़ा होता है, वसन का मतलब भी कपड़ा होता है, लेकिन जो वासन शब्द यहां पे आपको दिया गया ऑप्शन डी में, इसका मतलब होता है निवास करना। क्या होता है? निवास करना। जी हाँ, वासन का मतलब होता है निवास करना, इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं होता है कपड़ा, निवास करना। तो ऑप्शन डी यहां पे गलत है, यह कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ, इस बार आपको बताना है कि पताका का पर्यायवाची नहीं है, झंडा, निशान, प्रस्तर या ध्वज। तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हाँ, प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। प्रस्तर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पत्थर, और यह पत्थर जो है यह पताका का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है। तो प्रस्तर शब्द जो है यह पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है? तो यह पताका का नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बाकी ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, झंडा, निशान या ध्वज, ये हमारे पताका का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 टू 15, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, वो हमारे गद्यांश से दिए गए हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उस प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। क्या है कि विज्ञापन आज की औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नजरिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। अब यहां पे प्रश्न आपसे किया गया है कि किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। यहां पे देख सकते हैं आप, क्या लिखा गया है? जब विज्ञापन पर होने वाला जो संपूर्ण खर्च है वो किस पे पड़ता है? वह उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। तो किसका? विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च पर जो है परोक्ष रूप से किस पर पड़ता है संपूर्ण खर्च? तो उपभोक्ताओं पर पड़ता है। चलिए फिर से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या था हमारा? कि प्रश्न था किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? तो वो हमारा दोस्तों है विज्ञापन। जी हाँ, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। हमारा किसके द्वारा शोषण किया जा रहा है? विज्ञापन के द्वारा। यह परोक्ष रूप से संपूर्ण जो खर्च होता है वो किस पर पड़ता है? बिल्कुल हम ही लोगों पे पड़ता है। तो किसका जो है शोषण किया जा रहा है परोक्ष रूप से? उपभोक्ताओं का। किसके द्वारा? तो विज्ञापन के द्वारा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा है विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है? बाजार के लिए, व्यापारी के लिए, आर्थिक लाभ के लिए या उपभोक्ता के लिए? तो देखिए उपभोक्ता के लिए तो नहीं है, क्योंकि उपभोक्ताओं का उससे शोषण हो रहा है। अभी इससे पहले बताया गया है इस गद्यांश में। तो जो लाभ होता है वह किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों? व्यापारी का होता है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ में आया ना? किसका लाभ होता है? व्यापारी का। शोषण किसका हो रहा है? तो शोषण हो रहा है हमारा उपभोक्ता का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? विज्ञापन के प्रचार प्रसार का, वस्तुओं की गुणवत्ता का, वस्तुओं की लागत का या वस्तुओं के मूल्य का? यहां पे ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, विज्ञापन के प्रचार प्रसार का जो है ये महत्व बढ़ता जा रहा है आज के औद्योगिक युग में। आज के औद्योगिक युग में किसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है? तो विज्ञापन का। ऐड से ही सब कुछ हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसी का प्रचार प्रसार जो है इसका महत्व बढ़ता जा रहा है इस इंडस्ट्रियल युग में, इस औद्योगिक युग में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाल पीला होने का मतलब क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है लज्जित होना, बीमार होना, बहुत गुस्सा होना या बहुत प्रसन्न होना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है हमारा बहुत गुस्सा होना। जी हां, ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। लाल पीला होने का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। जैसे आप मोटू पतलू कार्टून जब देखते होंगे तो उसमें बॉक्सर भैया है, और बॉक्सर भैया जैसे मोटू पतलू को देखते हैं क्या होते हैं? लाल पीले हो जाते हैं। बड़ा जोरदार मुक्का मारता है वो। अगर आप मोटू पतलू देखते होंगे
तो बिल्कुल आपको पता होगा बॉक्सर भैया लाल पीले हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। किसको देख के? मोटू पतलू को। तो लाल पीला होने का मतलब क्या हो गया? लाल पीला होने का मतलब हो गया बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत गुस्सा हो जाना, एकदम से प्रचंड काली मैया प्रकट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसको हम नभोत्पन्न कहते हैं, खच्चर कहते हैं, खेचर कहते हैं या नभचाली कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे खेचर बोलते हैं। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, खेचर किसको बोलते हैं? तो खेचर जो नभ में चलने वाले लोग होते हैं, जो प्राणी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे दोस्तों खेचर शब्द बोला जाता है। उसके लिए एक शब्द बना है खेचर। ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो नभचाली पे क्लिक कराएंगे क्योंकि नभ लगा और कहे कि हाँ नभ में जो चाल चले वही नभचाली। यहां पे आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। खेचर आपका सही होगा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आपको बताना है वो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो सर्वनाम का भेद नहीं है। निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा गुणवाचक। जी हां, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हमारा होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। तो समझ में आया ना कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसमें गुणवाचक सर्वनाम कहीं पर नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों। तो गुणवाचक सर्वनाम जो है यह सर्वनाम का भेद नहीं है। यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो वह हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये टोटल 6 भेद होते हैं। उसमें कहीं भी गुणवाचक सर्वनाम का जिक्र नहीं किया गया है। तो समझ में आया आज की वीडियो? अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा जिससे समय समय पर ये महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जिससे जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।